वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ है एडवोकेट तनुषा मिश्रा, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करती हैं। मैम, आप आज आए, आपने टाइम स्पेयर किया, वी आर थैंकफुल टू यू। थैंक यू मैम। थैंक यू कानून गुरुज प्लेटफॉर्म, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे आके अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। सो मैम, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन 125 सीआरपीसी, विच इज मेंटेनेंस, जिसे हम भरण पोषण जिसे हम कहना चाहेंगे वो है। सो हाँ लेट्स जी। स्टार्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैम, मैं चाहूंगी कि आप स्लाइटली अपने बारे में आप एलोबरेट करें, जो भी आपका लीगल जर्नी रहा है टूवर्ड्स एंड लीगल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें आपने अचीव की हैं, उनके बारे में हमारी व्यूअर्स जो हैं आपके व्यूज जानना चाहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको बताइए। मैम, पहले तो मेरा नाम आपने बता दिया, तनुषा नाम है मेरा। मैंने अपना लॉ कंप्लीट किया था 2016 में राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद। फैजाबाद में हमारी यूनिवर्सिटी है वो। मेरा कॉलेज है KNIPSS, जो कि सुल्तानपुर में है। तो मैंने अपना लॉ जो है यूपी से कंप्लीट किया। उसके बाद मैं 2016 के बाद मैंने दिल्ली से जुडिशरी की कोचिंग ली। मैं जुडिशरी के एग्जाम्स देती थी, फिर मैंने अपना एनरोलमेंट करवाया। और अब उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। मैं दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में काम करती हूँ, इवन हाई कोर्ट में भी। फिर 2018 से मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में हूँ। और सो अभी मैम दिल्ली के अलावा हाँ जी। आप और भी बाकी टेरिटरीज में आप अपीयर होती हैं, लाइक दिल्ली के नियर बाय जो भी स्टेट्स हैं? नहीं नहीं, होती हूँ अपेयर, अगर क्लाइंटेज होती है। जैसे मैं जम्मू कोर्ट में भी अपेयर हुई हूँ। और दिल्ली के आसपास जो भी है डिस्ट्रिक्ट जहाँ के भी क्लाइंट्स होते हैं, सोनीपत कोर्ट में, लखनऊ में भी तो ऐसा कोई इशू, लखनऊ DRT में भी अपेयर हुई हूँ। तो हमारा तो मतलब हर स्टेट में ही होता है, जहाँ के भी क्लाइंट्स होंगे, जो भी केसेस होंगे, हम अपेयर होते हैं, हम जाते हैं यहाँ से। एग्जैक्टली मैम। आपके बेसिकली मेन एक्सपर्टाइज एरियाज क्या क्या हैं? आई मीन किस तरीके के इश्यूज में, मैटर्स में आप डील करती हैं? हाँ, एक्चुअली हमारा पूरा एसोसिएशन है, हम एसोसिएट्स हैं, ग्रुप है हमारा। तो हमारे पास सारे मतलब हर चीज के एक्सपर्टाइज एडवोकेट्स हैं। ठीक है, बट मेरा जो मेनली है वो मैट्रिमोनियल पे है, मैट्रिमोनियल एक्सपर्टाइज है मेरा। ओके मैम। सो आपका एक्सपर्टाइज एरिया चूंकि मैट्रिमोनियल है, एंड मैट्रिमोनियल पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं चीजें। हाँ मेरा जी। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है मैम कि मेंटेनेंस क्या है, व्हाट इज मेंटेनेंस, एंड अलोंग विथ मेंटेनेंस के साथ में जो इंट्री मेंटेनेंस का जो प्रोविजन है वो क्या चीज है? मैम, मेंटेनेंस ये है कि जो सेक्शन 125 CRPC में दे रखा है, ठीक है। इसका बेसिकली है कि कोई वाइफ है, अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, वो बिल्कुल ही मतलब किसी अभाव में रह रही है, तो हस्बैंड को उसे मेंटेन करना पड़ेगा। ये है मेंटेनेंस। और एंटरिम मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि जब तक हम कोई पिटिशन कोर्ट में डालते हैं तो उसका डिसीजन आने में बहुत टाइम लगता है। आप ये लगा लो 1 साल 2 साल, तो जब तक वो जो जिसने केस डाला हुआ है, जो पिटिशनर है, एप्लीकेंट है, वो सफर तो करेगी नहीं। तो वो एक एंटरिम एप्लीकेशन लगाती है मजिस्ट्रेट के सामने। तो वो एप्लीकेशन जब तक के लिए डिसाइड होती है, जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आती है, फाइनल मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होता, तब तक उसे एंटरिम मेंटेनेंस मिलता है। एंटरिम मेंटेनेंस मतलब होता है कि मतलब त्वरित, जिसे हिंदी में हम बोले कि एंटरिम रिलीफ, जिसे कि हमने दे दिया बस एंटरिम रिलीफ के लिए। वो परमानेंट नहीं होता। वो जब परमानेंट आ जाता है मेंटेनेंस, तो एंटरिम बंद हो जाता है। ओके मैम। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस लेने के लिए कौन कौन एंटाइटल्ड है, यानी कौन ऐसे पर्सन है या लोग हैं वो मेंटेनेंस के में आप क्लेम कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस? मैम, पेरेंट्स हैं, चाइल्ड है, वाइफ है, ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। जब जैसे कि पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। वाइफ अपने हस्बैंड से कर सकती है। बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, उसमें मैरिड डॉटर नहीं होनी चाहिए। और माइनर माइनर बच्चे होने चाहिए, वो मेजर नहीं होने चाहिए। मैम, इसमें जो मैरिड डॉटर है उसका प्रोविजन क्यों नहीं है? क्या रीजन है इसके पीछे? बिकॉज इसका प्रोविजन इसलिए नहीं है, जो मैरिड डॉटर है वो मेंटेनेंस इसलिए नहीं क्लेम कर सकती अपने पेरेंट्स से, बिकॉज उसकी शादी हो गई और वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। ओके मैम। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि अगर अपन बात करते हैं लिव इन की, जो लिव इन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है अभी इन दीज डेज। सो या अगर कोई लेडी लिव इन में रहती है तो क्या वो अपने लिव इन पार्टनर से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, मैम या देखिए, ऐसा इसके कोई ना इसको, प्रोविजन है? मैम ये जो कॉन्सेप्ट है ना लिव इन का, जैसे जो मेंटेनेंस है सेक्शन 125, वो तो वाइफ के लिए है। अगर कोई लेडी है जो कि शादीशुदा है और वो अपने हस्बैंड से अपनी मर्जी से अलग रह रही है किसी और के साथ, तो वो अपने हस्बैंड से तो मेंटेनेंस क्लेम कर नहीं सकती।
जो उसका लिव इन पार्टनर है उससे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बट वो डोमेस्टिक वायलेंस में भी उससे रिलीफ मांग सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। बट सेक्शन 125 लीगली वेडेड वाइफ के लिए ही है, लिव इन पार्टनर्स के लिए नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग कोई रूलिंग है जिसमें ऐसा कहा गया है या ऐसा मेंशन किया गया है कि जो लिव इन पार्टनर जो है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती है? मैम ये जो लिव इन पार्टनर है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है, बट सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं कर सकती। वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कर सकती है, जिसमें वुमेन्स को प्रोटेक्शन दी गई है, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कर सकती है। तो कोई क्राइटेरियाज हैं इसके कि ये क्राइटेरियाज होने चाहिए? मैम जो सेकंड वाइफ है ना उसके पास एक सफिशिएंट एविडेंस होनी चाहिए प्रूव करने के कि वो वाइफ है, लीगली वेडेड वाइफ है, उसे सोसाइटी एज अ वाइफ ट्रीट कर रही है। अगर वो चीज प्रूव करती है तो वो सेक्शन 125 में लाइबल है। अगर वो कुछ प्रूव नहीं कर पाती तो लिव इन पार्टनर को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 125 में। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, बट सेक्शन 125 सीआरपीसी में नहीं मिलेगा। यानी कि जो प्रोविजन है वो सीआरपीसी में नहीं है, डोमेस्टिक वायलेंस में रहेगा। हाँ जी ओके मैम। मैम। सो इसी के रिगार्डिंग मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो 125 में मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, फाइलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें किस तरीके से जो है फाइलिंग स्टार्ट होती है, इसके बारे में आप अच्छे से एलोब्रेट करें। मैम जो फाइलिंग का प्रोसेस होता है ये होता है कि जहाँ पे मैरिज हुई है, ठीक है, वहां पे फाइलिंग कर सकते हैं। ये दोनों पार्टी दो मतलब वाइफ और हस्बैंड जहाँ पे लास्ट एक साथ रहे हैं वहां पे फाइलिंग कर सकते हैं, या वाइफ अभी प्रेजेंटली जहाँ पे रह रही है वहां पे फाइलिंग कर सकती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये फाइलिंग जाता है, मतलब दिल्ली में तो एमएम ही होते हैं बेसिकली, तो एमएम के पास ये मैटर्स जाते हैं। ये अपने अपने नाम है स्टेट के कि कहीं सीजीएम होते हैं, कहीं पे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होते हैं, कहीं सेकंड क्लास होते हैं, बट ये केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाता है 125 का। ओके मैम। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो मेन इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं मेंटेनेंस के ऊपर वो क्या क्या हैं, आप इसमें इंक्लूड कर लीजिए। जो लेटेस्ट जो रूलिंग आई है वो, और जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जिनको फॉलो अप करते हुए जो है ऑर्डर पास करती है कोर्ट। जो इसकी मेन लैंडमार्क जजमेंट है वो तो शाहबानो बेगम वाली जजमेंट है, जो सबको ही ऑलमोस्ट पता होगा, बट मैं इसे एलाबोरेट करना चाहती हूँ। शाहबानो बेगम का जो केस था ये 1985 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो मुस्लिम वुमेन है उसे भी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का राइट है, बिकॉज जो सेक्शन 125 है वो किसी रिलीजन के लिए नहीं बनाया गया है, ये जनरल है। सेक्शन 125 पर्सनल लॉज क्या बात करते हैं वो अलग चीज है, सेक्शन 125 अलग चीज है। तो इसमें शाहबानो बेगम की एक जजमेंट थी जो कि बहुत लीडिंग जजमेंट है, इसमें मुस्लिम वुमेन को भी राइट है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का। एंड सेकंड अभी एक 2019 का केस था शमीमा फारूकी वाला, उसमें भी ये बात था कि मुस्लिम वुमेन्स को राइट है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने का। तो बेसिकली जो इसकी जजमेंट है, जो लीडिंग जजमेंट है, लैंडमार्क है, जिससे केस मेंटेनेंस का केस आगे बढ़ता है, मतलब जो लोग जानते हैं, तो शाह बानो बेगम की ही जजमेंट है वो। और एक केस था डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, ये 2001 का केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब ऑर्डर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर था कि मुस्लिम वुमेन को राइट है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस लेने का। तो मैम बस यही, बाकी जो जजमेंट्स हैं वो केस टू केस भी डिफर करती हैं कि आपका केस किस ग्रेविटी के साथ है, आपके आपने मांग क्या रखा है। ठीक है, अगर वाइफ अपनी मर्जी से अलग रह रही है हस्बैंड से तो मेंटेनेंस क्लेम कर नहीं सकती, या फिर उसने दूसरी शादी कर ली वो मेंटेनेंस क्लेम कर नहीं सकती। अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है, मतलब कोई जजमेंट तो नहीं आई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई लेडी है और वो जॉब कर रही है फिर भी वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है। अभी इसकी कोई रूलिंग नहीं आई है, बट सुप्रीम एक्चुअली जो जजमेंट्स होती है वो दो टाइप से आती है ना, ऑर्बिटल डिक्टम और रेशियो डिसेंडेंटी। तो अगर कोई जजमेंट अभी आई नहीं है तो सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट की कि जो जॉब कर रही है लेडी वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांग सकती है अगर वो अपने आप को वो नहीं कर पा रही है, मतलब कि अगर वो किसी अभाव में रह रही है तो। क्या क्राइटेरियाज होते हैं मैम जब मेंटेनेंस का जो अमाउंट तय किया जाता है, कोर्ट जब डिसाइड करती है कि इतना इतना ये अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा पर मंथ, यानी मंथली बेसिस पे, तो क्या हाँ जी क्राइटेरियाज को ध्यान में रखती है कोर्ट? मैम, एक्चुअली इसमें अमाउंट तो जो कोर्ट डिसाइड करती है वो तो अमाउंट होता ही है, बट एक ऑल्ट्रेशन भी हम इसमें करवाते हैं। अमाउंट का क्राइटेरिया होता है पार्टी का स्टेटस देख के। और दिल्ली में तो बेसिकली आपको भी पता है कि जब मतलब कोई केस पेंडिंग होता है तो मोस्टली जो लड़के होते हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है कि वो अपना मतलब ये होता है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। बट
जो कोर्ट अमाउंट डिसाइड करती है वो जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसको देखते हुए अमाउंट डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 आपको देना पड़ेगा, इसमें लिखा हुआ है कि 1/4 देना पड़ेगा, है ना। सीआरपीसी में प्रोविजन है कि आप जो भी कमाते हैं उसका 1/4 आपको अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। तो 16,000 अगर दिल्ली में मिनिमम वेजेस एक्ट में 16,000 है, ठीक है, तो 16,000 का 1/4 जो भी अमाउंट बनता है वो अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। ये कोर्ट अपने आप डिसाइड कर देती है। बाकी पार्टीज के स्टेटस पे भी होता है, किसी का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा भी होता है जैसा स्टेटस होगा। तो मैम अगर कोर्ट ने पर्टिकुलर कोई अमाउंट जो है वो पास किया कि इतना इतना मेंटेनेंस परमानेंट बेसिस पे इनको पे किया जाएगा, तो क्या ऐसा कोई प्रोविजन है या ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं कि उस अमाउंट को कम या ज्यादा किया जाता है? क्योंकि जनरली कई हाँ बार मैम, देखा गया है कि कोर्ट। हाँ हाँ, आप मैम आप पूछिए, पहले आप बोलिए। हाँ हाँ मैम, मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या वो अमाउंट जो है वो ऑल्टर होता है? हाँ जी मैम, ऑल्टर होता है। अगर एक बार अगर डिवोर्स हो गया, ठीक है, डिवोर्स की वाइफ भी मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से लेती है, बट अगर उसको अब रीमैरिज करनी है तो वो ऑल्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगेगी। वो मेंटेनेंस एक बार वन टाइम में डिसाइड होगा कि वो खत्म हो जाएगा। बाकी अगर क्या है कि पार्टीज का स्टेटस है, ऑल्ट्रेशन और तो होता ही है अमाउंट में। अगर जैसे आपने 10,000 डिसाइड किया है, ठीक है, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल एक्सपेंस है, वो तो एक एंट्रीम डिसाइड हो गया मेंटेनेंस, बट उसे हम ऑल्टर भी करवा सकते हैं, उसे हम बढ़वा भी सकते हैं। और अपोजिट पार्टी है, अगर लड़का है वो उसकी जॉब छूट गई है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मेजर इशू हो गए हैं, तो वो उसे कम भी करवा सकता है। ये तो केस टू केस वेरी करता है कि आप अमाउंट बढ़वा दो और कम करवा दो। सो ये इट्स डिपेंड अकॉर्डिंग ऑन केस टू केस। इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, बट ये प्रोविजन भी है मैम, 127 सीआरपीसी में प्रोविजन भी है। आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर जैसा आपने अमाउंट डिसाइड कर दिया 25,000 और आप नहीं पे कर सकते हो, तो आप उसे डिसाइड करवा सकते हो, डिस्क्रिप्शन है मजिस्ट्रेट की, वो कम करेंगे भी, अब बढ़ा भी सकते हैं। सेक्शन 127 सीआरपीसी में दे रखा है ये। एडवोकेट्स इसलिए तो है, एडवोकेट्स इसलिए तो क्लाइंट्स को समझाते हैं, सारी बातें बताते हैं उन्हें, इसलिए तो एडवोकेट्स है उन्हें गाइड एग्जैक्टली करने के लिए टाइम टू टाइम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो मैम कोई ऐसा प्रोविजन है कि इतने इतने डेज में जो है किसी ने अगर ये फाइल किया है, ठीक है, इसको डिसाइड किया जाएगा 125 में, कुछ डेज का या कोई लिमिट, टाइम लिमिट है? एक्चुअली जो एंट्रीम की एप्लीकेशन होती है ना, बेसिकली 4 to 6 मंथ में डिसाइड हो जानी चाहिए। बट अभी जैसे सिचुएशन चल रही है, जैसे कभी लॉकडाउन है या कभी कोई ऐसी सिचुएशन है, तो उसमें टाइम लग जाता है। बट इसका जो क्राइटेरिया है 4 to 6 मंथ का ही है। एंट्रीम फोर का टू मतलब सिक्स ही मंथ यही है में? कि जब तक, मैम एंट्रीम बता रही हूँ मैं कि मेंटेनेंस एंट्रीम का मतलब ही यही है कि जब तक आपकी फाइनल जजमेंट नहीं आ रही है, जब तक आपको एंट्रीम मिलेगा, तो 4 to 6 मंथ में एंट्रीम एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। बेसिकली जो केस है, अब केस तो 1 साल भी चल सकता है और 1 साल 2 साल भी चल सकता है मेंटेनेंस का। एग्जैक्टली मैम। हाँ सो सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है मेंटेनेंस का, और कोई पर्सन अगर उस ऑर्डर को वायलेट करता है या उस ऑर्डर को जो कि कंप्लाइंस नहीं करता है, अमाउंट पे नहीं करता है अपनी वाइफ को, तो इसका क्या पनिशमेंट है या इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं? मैम, 125 सब क्लॉज 3 में इसके कॉन्सिक्वेंसेज दे रखे हैं। अगर वो कोई ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करता है तो हम एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं। फिर एग्जीक्यूशन में मजिस्ट्रेट, उसमें वारंट के भी ऑप्शन है, वारंट होता है और वो पैसे देता है, और अगर पैसे नहीं देता तो फिर वो जेल जाता है। प्लस इसके साथ मैं एक सेक्शन का और जिक्र करना चाहूंगी, आईपीसी सेक्शन 69 का, कि अगर वो पार्ट पेमेंट नहीं करता, कोई फाइन पे नहीं करता, तो उसमें उसे 1 साल की जेल होती है। तो 125 में बेसिकली पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, बट हम उस ऑर्डर का, जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, उसमें हम एग्जीक्यूशन फाइल करेंगे कि हमारा ये मेंटेनेंस डिसाइड हुआ था, इन्होंने हमें दिया नहीं है, तो उसमें फिर उसे पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो देगा नहीं तो बिकॉज वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी। ओके मैम। सो इज देयर एनी प्रोविजन कि जो स्टेप मदर जो होती है, स्टेप मदर के मेंटेनेंस का कोई प्रोविजन है? यानी स्टेप मदर है और उसके कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है, उसके हाँ फर्स्ट जी वाइफ के इश्यूज हैं, तो क्या उनसे क्या वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए? मैम, स्टेप मदर की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो स्टेप मदर अगर वो किसी डेस्टिट्यूशन में है, किसी अभाव में रह रही है, वो उसके पास नहीं है कुछ भी अर्निंग के सोर्स ऑफ इनकम, तो वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकती है। सिर्फ जो एक स्टेप चाइल्डलेस मर्डर है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की मैम जजमेंट भी आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, कृतिकांत डी, मेरे को एक्चुअली जजमेंट का एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। कृतिकांत वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की जजमेंट थी ये, ठीक है, कृतिकांत डी भदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की जजमेंट थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला था कि स्टेप चाइल्ड मदर अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकती है। हाँ यस मैम, और स्टेप मदर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने बच्चों से।
ओके मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैम एंड इसमें इसमें स्टेप भी जो वाइफ मेरा की बात लास्ट। नहीं है। हाँ, इसमें स्टेप मदर की बात है। और अगर वो किसी भी अभाव में है तो ये जो जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो इस जजमेंट के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकती है। बिकॉज मैम बहुत बार ये इशू आता है कि स्टेप मदर भी जो है केस फाइल करती है फॉर मेंटेनेंस। एंड मेंटेनेंस के प्रोविजन में अगर हम देखते हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, कि क्या वो अपने मैम जो बच्चों से जो है वो क्लेम कर सकते हैं? मैम जो ओल्ड पर्सन है ना, जैसे आजकल बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना, वृद्धाश्रम भेज देते हैं। आजकल ये चीजें देखने को चल रही है, पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को पता भी नहीं होता। तो वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी। वो आराम से अपने उनको, और बच्चों को उन्हें मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर बच्चे कर सकते हैं तो। अगर बच्चे बिल्कुल उनके पास सारी चीजें हैं, वो अच्छा अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, तो उन्हें अपने पेरेंट्स को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। और प्रोविजन भी है सीआरपीसी में, साफ साफ लिखा हुआ है चैप्टर 9 में। ओके मैम, वाइफ, चिल्ड्रन एंड डेफिनेटली। पेरेंट्स। ओके मैम, सो डेफिनेटली मैम आपके जो व्यूज हैं वो हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और हमारे व्यूअर्स भी कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, एंड मैम हाँ आंसर जी, देंगी डेफिनेटली। सो मैम काफी हाँ जी मैम। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू काफी मैम। अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। खुशी है मैंने कि मेरी बातें समझ में आए व्यूअर्स को आपके। डेफिनेटली मैम, ये आपका ये जो व्यूज है वो काफी हमारे व्यूअर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज बहुत से प्रोविजंस ऐसे होते हैं कि जो प्रैक्टिकली ही पता चल पाते हैं बुक्स में या गूगल पे, या आप ऑनलाइन हर चीज नहीं चेक कर सकते, एक्सपीरियंस से ही चीजें निकल के आती हैं। तो मैम सो मेरा जो, इसमें जो। हाँ नहीं, हम, मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग भी जैसे बेयर एक्ट में हमने प्रोविजंस बता दिए, सेक्शन 127 में ऑल्ट्रेशन दे रखा है, बट ये चीज क्लाइंट्स तो 127 ऑल्ट्रेशन पढ़ के भी उन्हें समझ नहीं आएगा ना कि उन्हें क्या प्रॉपर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन लगानी है, उसमें क्या अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करने हैं। तो उसके लिए तो एडवोकेट से उन्हें गाइड करेंगे ना कि आप ये वर्ड्स लिखो, आप ऐसे एप्लीकेशन लगाओ, आपको मेंटेनेंस बढ़वाना है तो क्या। तो ये चीज होती है कि मतलब अगर हम अपनी बातें किसी को समझा, एक ले मैन की लैंग्वेज और एक लॉ मैन की लैंग्वेज में तो फर्क होता ही है ना। डेफिनेटली मैम काफी डिफरेंस होता है, एंड उसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए कानून गुरुज की ये सीरीज चलती है, जिसमें जो लॉयर्स हैं वो अपने व्यूज बताते हैं। सो हम इसी के रिगार्डिंग मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कानून गुरुज से आप रिसेंटली अभी जुड़ी हैं, कानून गुरुज जो फैमिली है, जो प्लेटफॉर्म है, उससे आप रिसेंटली जुड़ी हैं, सो आपके क्या व्यूज हैं रिगार्डिंग कानून गुरुज? मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी, कानून गुरुज के बारे में तो मैंने ऑनलाइन ही देखा था। मतलब मैं कुछ स्वाइप अप कर रही थी, कानून गुरुज आ गया अचानक से, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई जानने की कानून गुरुज है क्या, तो मैंने उसे सर्च किया, मैंने ओपन किया, तो काफी अच्छे रिव्यूज थे उसमें। मैं तो बिल्कुल न्यू अभी जुड़ी हूँ कानून गुरुज से, मैं पहली बार इंटरेक्शन भी हुआ है मेरा आपसे। तो जो कानून गुरुज की टीम है ना, बहुत हेल्पफुल है इसमें, मतलब मुझे काफी अच्छे से उन्होंने कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से समझाया, और विद इन हाफ एन आवर्स उन्होंने मुझे जो प्रॉमिस किया था वो उन्होंने कर दिया। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि ऑनलाइन इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं कि हम, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वो बोलते हैं ना पहले आपको नई पेमेंट पेमेंट करो, जो भी है उनका अलग अपना है। फिर कानून गुरुज ने बहुत हेल्प किया। सबसे बेसिकली सबसे अच्छी बात ये है कि आजकल सब कुछ वर्चुअल है, तो लोग भी क्या है ना, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है वो वर्चुअली चीजें देखते हैं, डॉक्टर वर्चुअल अवेलेबल है, तो एडवोकेट्स भी वर्चुअल अवेलेबल होनी चाहिए ना। तो कानून गुरुज इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो मतलब क्लाइंट्स और एडवोकेट की डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा सकता है। मुझे नहीं लगता कि और कोई ऐप ऐसे करवाता होगा कि मतलब एडवोकेट्स और क्लाइंट डायरेक्ट बात कर सकें, कंसल्टेंसी कर सकें इजिली घर में बैठ के। जैसे सिचुएशन चल रही है, लोग नहीं जा सकते कहीं, तो लोग सर्च करते हैं, ऑनलाइन ही सर्च करते हैं कि ऑनलाइन कोई बेस्ट कुछ अच्छा मिल जाए, तो कानून गुरुज बेस्ट एडवोकेट्स को रेफर करता है। और मैं तो बिल्कुल अभी न्यू जुड़ी हूँ, तो मुझे तो मतलब बहुत अच्छा लगा कानून गुरुज से जुड़ के। नो डाउट मैम, आपके वर्ड्स के लिए हम लोग काफी थैंकफुल हैं, थैंक यू सो मच, आज आप आए एंड अपने टाइम स्पेयर किया। एंड आपका वीडियो, मतलब आपके जो व्यूज हैं वो काफी क्लियर है, कॉन्सेप्ट जो क्लियर करने का जो आपका वे है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, नाउ इट्स डन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम।